हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब और शानदार सेशन में सभी गजेटेड ऑफिसर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, फाइनल अकाउंट, जिसमें आपका चिट्ठा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट के रूप में मान सकते हैं, एक महत्वपूर्ण फॉर्मेट के रूप में मान सकते हैं, जिसके आधार पर कोई भी कंपनी अपने फैसले है वो लेती है। इससे पहली जो क्लास हुई थी उस पर अपन ने बात की थी कि फाइनल अकाउंट यानी जो बैलेंस शीट होती है उसकी क्या उपयोगिता होती है, किस तरीके से बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है, क्यों निर्माण किया जाता है, उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपनी बात होगी। आज के ये सेशन है जो अपन बात कर रहे हैं बैलेंस शीट रिलेटेड, वो अकेला आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं, पीजीटी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जो वर्तमान में आपकी जो DSSSB दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसकी जो पीजीटी की कॉमर्स के वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो लेखा सहायक है ना, 400 पद आरक है उनके लिए भी उपयोगी है। एनवीएस या नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कोई भर्ती आती है, केवीएस की एक भर्ती है, आपकी ईएमआरएस की भर्ती है, उन तमाम जो एग्जाम है उन सब के लिए आज का सेशन है बड़ा ही शानदार और फायदेमंद साबित होने वाला है। तो साथियों, फटाफट आप इस परिवार के सदस्य बन जाइए और मेरे द्वारा जो जो चीज़ आपको बताई जाती है उनको आप समझते हुए अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बार बार में इस क्लास को देखो, नहीं, एक बार देखो और नोट्स के रूप में आप अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको सिक्योर करते हुए चलो, ताकि परीक्षा के समय आपको अनावश्यक रूप से कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना पड़े, किसी दूसरे की क्लास आपको ज्वाइन नहीं करनी पड़े। आपके पास जो नोट्स है उन्हीं को आप महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी आप तैयारी करो, उनका रिवीजन करो, और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। बार बार आप किस चीज़ का अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ है वो आपके इस दिमाग में फीड हो जाएगी, सेट हो जाएंगी, फिर बार बार आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ये काम जरूर करें, साथ में खुद पे विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना। अगर जब आप अपने खुद पे विश्वास रखोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो प्रश्न आप पढ़ोगे वो ही परीक्षा में आएगा। अगर कोई बाहर भी आ गया तो भी आप उसका आंसर दे पाओगे। एक साथियों में देखता हूं कि आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि अकाउंटेंसी है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अरे प्रैक्टिकल तो है, पर उससे पहले भी एक चीज समझनी होगी कि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों को मिला के क्या बना देता है, टेक्निकल सब्जेक्ट बना देता है। क्या बना देता है? टेक्निकल सब्जेक्ट बना देता है। परीक्षा में ये माने कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ये थोड़ी कि हजारों आएंगे, 5 7 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उसमें भी आप अगर 10 आते हैं तो 6 7 तो आप आराम से कर दोगे। मैंने बहुत से साथियों को देखा है कि वो एक प्रश्न में उलझ कर बैठ जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा, इसका तो आंसर नहीं मिला, जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं पूरे में लगा रहूँगा। अरे उसको स्किप कर दो, आप किसी दूसरे से पूछ लो। एक रजिस्टर में जो आपके डाउट है उनको नोट करके रखो, किसी दूसरे साथी से पूछो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पूछो, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको फटाफट स्टडी है वो करनी है, ज़्यादा पढ़ना, है ना, ज़्यादा पढ़ोगे तो उसमें से आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है साथियों, तो ये बात होने के बाद मैं आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करूंगा। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने बैलेंस शीट की, है ना। जो बैलेंस शीट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, स्थिति विवरण, है ना, कह दो या चिट्ठा कह दो, और में दिखाई जाने वाले मद कौन कौन सी होती है, चिट्ठे में अपन कौन कौन सी मद है वो शो करते हैं, उनके बारे में आज के सेशन में बातें करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आता है आपका स्थायी संपत्ति। क्या आता है? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का पता होना चाहिए, है ना। परीक्षा में कई बार क्या है, कंफ्यूज कर देते हैं, इंग्लिश वर्ड दे देते हैं, है ना। और आजकल तो देखो थोड़ी सी हालत और भी खराब हो रखी है कि आपकी जो अकाउंटेंसी है जो एनसीईआरटी की बुक में चलती है ना,
उसका जो इंग्लिश वर्जन है ना उसको एज इट इज हिंदी वर्जन कर दिया। तो वहां पर जैसे संपत्ति होती है ना तो वहां पर आस्तियां आती है, आस्तियां, तो वो अपने को कंफ्यूज करती है। तो स्थायी संपत्ति या फिक्स असेट्स ये चित्र में दिखाई जाती है। किस साइड में? आपकी जो असेट्स कॉलम है ना, क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो लायबिलिटीज और एक असेट्स, तो असेट्स कॉलम में दिखाई जाएगी, है ना। तो व्यवसाय के संचालन हेतु इनका प्रयोग कर आय अर्जित की जाती है। जो आपकी स्थायी संपत्ति होती है उनको हम कहाँ काम में लेंगे? व्यवसाय के संचालन में। जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां ग्राहक आ सके, जहां कस्टमर आ सके, तो इसलिए बिल्डिंग की आवश्यकता है। मशीनरी कि भाई वो उस वस्तु का प्रोटेक्शन करे तो मशीनरी की आवश्यकता है ना। मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर जब कोई आएगा तो बैठना भी बैठाना भी पड़ेगा, तो मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे आते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीर्घकालीन अवधि हेतु, है ना। इनमें से कोई भी सामान ऐसा नहीं होता है जो अल्पकाल के लिए खरीदा जाता है, यानी कम समय के लिए, कि भाई दुकान आज किराए पे लिए 2 महीने 3 महीने बाद बंद कर देंगे, नहीं, लंबे समय तक दुकान, है ना। फर्नीचर खरीदा जाता है तो लंबे समय तक, है ना। भवन बनाया जाता है तो लंबे समय तक, प्लांट खरीदा जाता है तो लंबे समय तक, तो इनकी अवधि क्या होती है? लंबे समय तक होती है, दीर्घकाल अवधि तक ये प्रयोग लाया जाता है। इसमें आपकी भूमि एंड भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, मोटर गाड़ी, गुडविल, एकस्व, कृतिस्वाय यानी गुडविल, एकस्व यानी पेटेंट, कृतिस्वाय यानी कॉपीराइट, है ना। ये सारे के सारे आपकी स्थायी संपत्तियों के उदाहरण अपन मान सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सी स्थायी संपत्ति है, निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति है, निम्न में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति है ना, निम्न में से कौन सी मूर्त संपत्ति है, निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है। तो ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे लगते हैं आपको, लेकिन जब परीक्षा में आता है और अपन उसका आंसर या तो दे नहीं पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने मन में आता रे इतना इजी क्वेश्चन अपन गलत कर रहे हैं। और ये इजी क्वेश्चन है ना, वही अपने को कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। अपने को इजी क्वेश्चन तो किसी हालत में गलत नहीं करना है। कई बार अपन उत्साहित भी हो जाते हैं कि एक आसान सा क्वेश्चन आ गए, अरे ये तो मेरे को आता है, टिक, और फिर पता चला अरे ये तो गलत हो गया, है ना। तो ये नहीं, परीक्षा है ना, परीक्षा में जितना रोल आपकी तैयारी का होता है उतना ही रोल आपके धैर्य का, आपके विश्वास का, आपके आत्मविश्वास का, है ना, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का, इन सब का भी उतना ही रोल होता है। क्योंकि तैयारी तो आप सब देखते हो भाई, लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ का ही होता है। तो वो सिलेक्शन वहाँ की जो उस समय की स्थिति है वो भी निर्भर करती है। तो इसलिए अपने को धैर्य के साथ तैयारी करनी है, समझ समझ के तैयारी करनी है ना। आप एक दिन में चाहे 2 जो पेज पढ़ते हो उसकी बजाय आप 1.5 ही पढ़ लो, लेकिन वो 1.5 है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए आपके, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी आ गई स्थायी संपत्ति, ठीक है। बढ़े आगे, दूसरा आता है आपका चल संपत्ति, है ना। चल संपत्ति जिसको अपन क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। इनकी अवधि क्या होती है? 12 माह से कम, 12 माह या 12 माह से कम, 12 माह से कम की अवधि ये होती है आपकी किसकी? करंट एसेट्स की, है ना। इनका प्रयोग है उस वर्ष में ही होता है। ऐसी संपत्तियां जो 1 वर्ष के अंतराल में परिवर्तित होती है, 1 वर्ष के अंतराल में जो परिवर्तित होती है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे भाई प्लांट है तो प्लांट के लिए कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि भाई 1 वर्ष में इसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अपने पास और जो होती है जो संपत्तियां जिसमें आपकी कौन कौन सी होती है? स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बैंक है, इनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी संपत्तियां जो 1 वर्ष में परिवर्तित होती रहती है, ये संपत्तियां व्यवसाय में क्रय विक्रय के परिणाम स्वरूप आती है ना। जब व्यवसाय में अपन क्रय विक्रय करते हैं, माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, उससे रिलेटेड जो खर्चा करते हैं, कोई किराया भाड़ा चुकाते हैं, कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, कोई अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो अपन चुकाते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उससे रिलेटेड है वो चल संपत्तियां मानी जाती है। जिसमें आपका स्टॉक है ना, सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक है ना, रोकड़ है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, शॉर्ट टर्म एंड ट्रेडिंग जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी चल संपत्तियों के उदाहरण माने जा सकते हैं। तो इन उदाहरणों को अपने को ध्यान में रखना है ना, इन उदाहरणों को अपने को ध्यान में रखना, तो रख लोगे इजीली।
किसी कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपने ये चीज पढ़ी है, आपने 11वीं में, 12वीं में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, है ना, सब में पढ़ी है ना, सब में पढ़ी है। फिर आपको कहीं क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखो एक बार मैं कहता भी हूं कि देखो जूनियर अकाउंटेंट में जो सेकंड पेपर का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सारा कॉमर्स का, और फिर भी देखो जो और सब्जेक्ट के विद्यार्थी है वो उसको क्वालिफाइड कर लेते हैं। उनकी मेहनत देखो आप, है ना। और अपने कॉमर्स वाले क्या करते हैं कि भाई सब्जेक्ट तो तैयार हो गया लेकिन जीके में फेल हो जाते हैं। अरे जीके वो आप भी तैयार कर सकते हो, जीके को आप भी रट सकते हो, कहाँ कहीं दिक्कत है। सब्जेक्ट आपका वैसे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट आप रेगुलर पढ़ते हो तो निश्चित रूप से उस पर आपकी कमांड होती है। आप पढ़ते ही नहीं हो तो फिर कमांड कैसी होगी? तो ये चीज़ देखो 11वीं 12वीं की चीज़ है, आपके वापस रिवाइज हो जानी चाहिए, दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि हाँ हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और वास्तव में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारे अपने को ध्यान में रखने, ये चल संपत्तियों के उदाहरण है, करंट एसेट्स के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा आता तरल संपत्ति, है ना, लिक्विड एसेट्स, है ना, लिक्विड एसेट्स। अब देखो इसमें भी लिक्विड एसेट्स में क्या आ गई, है ना, कि ऐसी चल संपत्तियां जो तुरंत, है ना, तुरंत रोकड़ में परिवर्तित हो सके, तरल संपत्तियां कहलाती है। अब इसमें दो को छोड़ना, यानी स्टॉक तरल नहीं है और प्रीपेड तरल नहीं है, बाकी सब तरल। तो बाकी कौन सी बच गई? आपका डेटर, है ना, डेटर, आपका बिल रिसीवेबल, आपका कैश, आपका बैंक, है ना, आपका बैंक, ये सारे के सारे क्या आपके क्या माने जाएंगे? तरल संपत्ति माने जाएंगे। सिर्फ स्टॉक नहीं है और पूर्वदत्त नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, अब मैं फिर इसको समझा दूं, है ना। स्टॉक है वो आपका तरल नहीं है लेकिन करंट है। प्रीपेड है वो आपका तरल लिक्विड नहीं है लेकिन करंट है। बाकी जो बच गए आपका डेटर है, बिल रिसीवेबल है, कैश है, बैंक है, वो सारे के सारे लिक्विड में आते हैं, है ना। मैंने लिक्विड नहीं लिखा, उन दो को लिखा जो लिक्विड नहीं है ना, ताकि आपका भी इस पे विशेष ध्यान जाए। अगर मैं वही लिख देता तो आपको पता नहीं चलता कि भाई लिक्विड कौन सा नहीं है। तो इन दो को छोड़कर, यानी स्टॉक को छोड़ देंगे और प्रीपेड को छोड़ देंगे, तो बाकी आपके सारे किस में आ जाएंगे? लिक्विड असेट्स में आ जाएंगे, है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा तभी अपने को कोई चीज़ है वो समझ में आएगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ लिखी है। तो ये दोनों तरल में नहीं है, बाकी सारी तरल में आ जाएंगी। तो अभी अपन इससे पहले पढ़ी है। ठीक है, हो गई बात। बढ़े आगे देखते कृत्रिम संपत्तियां, फिक्टिव असेट्स। इनका भी है व्यापार में बड़ा रोल होता है, फिक्टिव असेट्स, है ना। जो फिक्टिव असेट्स होती है उनका भी बड़ा रोल होता है। देखो इसमें क्या, इसमें आयगत वे लाभ हानि खाते के डेबिट शेष में रखा जाता है। तो आपके आस्तिगत डेफर्ड रेवेन्यू है ना, डेफर्ड रेवेन्यू, और जो आयगत यानी एक वर्ष से रिलेटेड है वो आपके लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में रखा जाता है ना। ये संपत्तियां कभी भी रोकड़ में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि इन्हें रोकड़ में परिवर्तित अपन नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने विज्ञापन है ना, विज्ञापन अपना 1 साल के लिए अपन को करवाते तो मान लो 1 लाख रुपए, तो वो तो अपना आयगत हो जाता है। लेकिन अगर वो 5 साल के लिए करवा देते हैं तो उसमें तो जो करंटली है वो तो आपका आयगत होगा, लेकिन आगे का जो 4 वर्ष का वो आपका किस में आएगा? पूंजीगत में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका लाभ इस वर्ष ना मिलकर आगे तक मिलता रहेगा, 5 साल तक लाभ मिलेगा। तो इसमें बाहरी आपका विज्ञापन वे है, जो आपका प्रारंभिक वे है, जब अपन व्यापार स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, उस समय अपन खर्चा करते हैं, वो आपका प्रारंभिक वे है। लाभ हानि खाते का जो डेबिट बैलेंस है ना, लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब अपने को नुकसान हो गया, लाभ हानि खाता माइनस में चल रहा है, तो वो कौन सा आएगा? डेफर्ड कर दो या कृत्रिम संपत्तियों के रूप में उसको ऐड कर सकते, हो गई, है ना। तो ये बात होने के बाद आप कृत्रिम संपत्तियों के बारे में अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना। क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी कोई भी समस्या है एजुकेशन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, उनको अपन सोल्व आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कृत्रिम संपत्तियों पर बात होगी। आगे देखते 6 संपत्ति है ना, 6 यानी वेस्टिंग एसेट्स, जो
धीरे 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 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। उनका प्रयोग करने से एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाती है। इनमें कौन कौन सी आती है, जो धीरे धीरे प्रयोग में लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है। इसमें जैसे कोई खान है, माइनिंग है, कोई तेल के कुएं है ना भाई। माइनिंग एक लिमिट की होती है, पत्थर की कोई है, खान है, एक समय के बाद वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। या तेल के कुएं हैं है ना, उनका भी लगातार दोहन करने से बाद वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार अपन जल के बारे में कहते हैं, पानी के बारे में कहते हैं कि भाई पानी है वो पीने योग्य कम है, उसको अपन वेस्ट ना करें। अगर वेस्ट करें, क्योंकि वो भी क्षय में ही है, अगर लगातार करेंगे और रीस्टोर वापस नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अपने सामने कैसी दुविधाएं आएंगी उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपकी 6 संपत्तियों में आ जाएंगी। कोई खान है, तेल के कुएं हैं, वो आपकी 6 संपत्ति में आएंगी और इन्हें भी अपन बैलेंस शीट शो करते हैं। ठीक है, अब यहां तक अपनी बात थी जो सारी की सारी जो असेट साइड में लिखी जाती है ना, जो असेट साइड में लिखी जाती है उनसे रिलेटेड बात थी। अब अपन बात करेंगे ऐसी संपत्तियां जो आपके दायित्व साइड है ना, लायबिलिटीज साइड लिखी जाती है, दायित्व साइड लिखी जाती है, उन पे अपन बातें करेंगे। उसमें पहला आता है पूंजी, कैपिटल है ना। पहला क्या था, कैपिटल, पूंजी। क्या कह रहा है, एकांकी व्यापार की स्थिति में स्वयं के द्वारा पूंजी व्यवसाय में लगाई जाती है, पूंजी लगाते हैं जिससे व्यवसाय का संचालन संभव होता है। जब अपन एकांकी व्यापार यानी खुद का व्यापार या पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। और उस कैपिटल को अपन क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो सहयोगी होती है, वो मिलकर अपनी पूंजी लगाते हैं। कोई लाख लगा लेके आता है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, उस हिसाब से लेकर आते हैं। और उस पूंजी से ही क्या होता है, उस व्यवसाय का संचालन होता है, उस व्यवसाय की गतिविधि है वो चलती है। इसी पूंजी को स्थायी संपत्तियों आदि में प्रयोग किया जाता है कि भाई ये संपत्ति व्यापार में आ गई तो इन्हीं से अपन क्या करेंगे, व्यापार में कोई स्थायी संपत्ति है वो खरीदेंगे और उस खरीदी गई संपत्तियों के माध्यम से अपन व्यवसाय में लाभ अर्जित करने, प्राप्त करने के लिए काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले पूंजी लिखी जाती है। और पूंजी ये मैं आपको बता सकूं पहले भी कि जो आपकी पृथक अस्तित्व की जो अवधारणा है, पृथक अस्तित्व की जो अवधारणा है या व्यवसायिक इकाई की अवधारणा है, उसके अनुसार व्यापार और व्यापार के स्वामी दोनों को अलग अलग माना जाता है। इसीलिए जो साझेदार पूंजी लेके आता है उसे लायबिलिटी साइड में कैपिटल में दिखाया जाता है ना। लायबिलिटी साइड में कैपिटल के रूप में उन्हें शो की जाती है कि भाई इस साझेदार की ये इतनी पूंजी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है ना। ऐसे दायित्व है जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करना होता है, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन के रूप में काउंट अपन करते हैं, क्योंकि उसका भुगतान अपने को 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष बाद पेमेंट करना है। ठीक है, कि दीर्घकालीन दायित्वों में बैंक ऋण भी हो सकता है या अन्य व्यक्तियों से या अन्य संस्थाओं से भी अपन लोन ले सकते हैं। आप सब जानते हैं कोई भी व्यापार होता है, कोई भी व्यवसाय की गतिविधि होती है, वो बिना लोन के संचालित नहीं होती है। कितना भी बड़ा व्यवसाय हो उसमें लोन का होना जरूरी, लोन का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोन लेंगे तभी अपन उस व्यवसाय को संचालित कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती है कि वो सीधा व्यापार स्टार्ट करे, लोन के माध्यम से सारा काम होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है ना, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के मालिक है उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा है और उसके आधार पर ही वो व्यापार का संचालन भी करते हैं, है ना। बशर्ते उसमें ये होना चाहिए कि इनकम के सोर्स होने चाहिए उस लोन को चुकाने के लिए। जैसे मान लो आपने 1 लाख लोन ले रखा है, व्यापार चला रहे हो, तो उस लोन को चुकाने के लिए जो EMI होती है उतनी आपकी जो इनकम है वो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होती है तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। ठीक है, तो ये लोन हो सकता है। इसके अलावा चालू दायित्व है ना, करंट लायबिलिटीज, जिस प्रकार आपकी करंट असेट्स होती है
उसी प्रकार करंट लायबिलिटीज भी होती है। तो ऐसे दायित्व जो 1 वर्ष के अंतराल में परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे आपका जो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। क्रेडिटर लेनदार होता है, बिल्स पेबल देय विपत्र होते हैं, अदत में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष, अतिरिक्त आपने कोई राशि निकाल रखी है तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज में आएंगी। जो अधिविकर्ष के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कोई व्यक्ति है वो बैंक में जितनी राशि जमा कर रखी है उससे ज़्यादा राशि है वो विड्रॉल कर लेता है ना, ज़्यादा राशि विड्रॉल करता है। तो ज़्यादा राशि विड्रॉल आपने सोचा होगा कि भाई मैंने तो कभी नहीं की, लेकिन जिसका सेविंग अकाउंट ना हो के जो आपका करंट अकाउंट होता है ना, जो व्यापारी वर्ग वाले होते हैं जो एक दिन में कितनी बार पैसे जमा करवाते हैं, कितनी बार पैसे निकालते हैं, तो उनको इस तरीके की सुविधा है। और ये सुविधा 90 दिन के लिए ओवरड्राफ्ट की उनको सुविधा बैंक है वो देती है एक निश्चित लिमिट में। तो 90 दिन हो गए, इसका मतलब 1 वर्ष से कम है, तो ये करंट लायबिलिटीज में इसको शो करते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका संदिग्ध दायित्व, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसे दायित्व है जो भविष्य में है ना, ये भी पॉसिबल है। ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं वो आपके संदिग्ध दायित्व में होंगे, जैसे बुनाए गए बिलों का दायित्व है, न्यायालयवाद द्वारा कोई दायित्व है, अपन न्यायालय में कोई अपन ने क्या कर रखा, केस कर रखा है ना, उसका फैसला हमारे पक्ष में भी आ सकता है और अगले के पक्ष में भी आ सकता है, तो वो संदिग्ध है ना। और इनका विवरण कहाँ होता है ये अपने को ध्यान में रखना है। चिट्ठे के नीचे लिखा जाता है, चिट्ठे के नीचे जो आपका फुटनोट होता है उसमें इसकी एंट्री होती है। ठीक है, इन्हें योग में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है ना, क्योंकि ये संभावित दायित्व है। इनको जो अपन बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का जो टोटल ग्रैंड टोटल होता है उसमें इनको शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये संभावित है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, ये पॉसिबल है। तो चिट्ठे के नीचे इन्हें फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके संदिग्ध दायित्व होते हैं उन्हें कहाँ दिखाया जाता है, ये परीक्षा में प्रश्न आता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि संदिग्ध दायित्वों को कहाँ दिखाया जाएगा, चिट्ठे में, बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। संदिग्ध दायित्व होते हैं उन्हें चिट्ठे में नीचे चिट्ठे के नीचे, न कि ग्रैंड टोटल, चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में उन्हें दिखाया जाएगा, उन्हें टोटल में शामिल नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई अपडेटेड असेट्स और लायबिलिटीज से। जो जो असेट्स होती है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगी, जो जो लायबिलिटीज है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड है आएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बढ़े आगे देखते हैं। अब देखते हैं चिट्ठी का प्रारूप, है ना। फिर दो क्रम तो अलग भी है ना। अगर अपन बात करें कंपनी के जो वित्तीय विवरण उसमें बात करें तो उसमें अलग ही तरीके से होता है। उसमें आपका स्टेटमेंट प्रारूप और आपका खाता प्रारूप दो तरीके से होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, चिट्ठे का प्रारूप एक होता है तरलता क्रम में, है ना, ऑर्डर इन लिक्विडिटी। तो इसमें तरलता क्रम में अपने को ध्यान रखना जो तरल अमाउंट है वो ऊपर ही ऊपर आएंगे, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहां से अपने को ध्यान में रखना है कि जो तरलता क्रम होता है इस क्रम में संपत्तियों को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित होने के क्रम में और दायित्वों को शीघ्र भुगतान किए जाने के क्रम में लिखा चिट्ठे का तरलता क्रम है वो कहलाता है। यह ध्यान में रखना है। यानी जो प्राप्त करेंगे तो वो भी अपने को क्या होगा, तरलता होगा, तो उनको ऊपर ऊपर लिखना है ना। और जो भुगतान है उनको भी ऊपर ऊपर लिखना है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको फॉर्मेट बना के है कि बैलेंस शीट एज ऑन। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जब अपन लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपरी ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और नीचे नीचे कैपिटल होगी। असेट साइड में ऊपरी ऊपर कैश इन हैंड होगा और नीचे नीचे गुडविल होगी। बीच वाले मैटर को अपने को ध्यान में नहीं रखना है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर और लास्ट का ध्यान रखना है। कब? जब तरलता क्रम होगा
तो लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, असेट साइड में कैश इन हैंड, है ना। और नीचे ही नीचे लायबिलिटी साइड में कैपिटल और नीचे नीचे गुडविल, ये अपने को ध्यान में रखना। बाकी देखो ये आपके लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लोन है, ये तो आएंगे है ना। इधर आपका कैश एट बैंक है, बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, स्टोर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सारे के सारे आएंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग में इस तरीके से फीड करके रखना है कि अगर तरलता क्रम की बात आती है तो लायबिलिटी साइड में ऊपरी ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट, असेट साइड में ऊपरी ऊपर कैश इन हैंड, नीचे नीचे असेट साइड में गुडविल और लायबिलिटी साइड में कैपिटल आपको दिखाना होगा। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, तरलता क्रम, ठीक है। तरलता क्रम समझ में आ गया, तरलता क्रम समझ में आ गया, ज्यादा इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं, बस अपने को 2 पॉइंट है वो क्लियर करने हो गए। दूसरा आता स्थायित्व क्रम, है ना। संपत्तियां जो रोकड़ में सबसे अंत में परिवर्तित हो और दायित्व जो सबसे अंत में भुगतान करना हो, यानी स्थायित्व क्रम को विपरीत कर दिया, है ना। स्थायित्व क्रम में क्या विपरीत किया, जो आपका लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे जाएगा, कैपिटल जो सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर आएगी। असेट साइड में जो सबसे ऊपर कैश इन हैंड था वो सबसे नीचे जाएगा, गुडविल जो सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर आएगी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है किसमें, स्थायित्व क्रम में, है ना। तो ये आ जाएगा आपका स्थायित्व क्रम, है ना। अब स्थायित्व क्रम में क्या होगा, सबसे ऊपरी ऊपर कैपिटल और सबसे नीचे नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, जस्ट विपरीत हो गया। असेट साइड में सबसे ऊपरी ऊपर गुडविल और सबसे नीचे नीचे कैश इन हैंड, क्या होगी, कैश इन हैंड, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम में। स्थायित्व क्रम में सबसे नीचे लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, स्थायित्व क्रम में सबसे ऊपरी ऊपर असेट्स कॉलम में गुडविल और नीचे नीचे कैश इन हैंड, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है और इनको ध्यान में रखते हुए अपने को काम में करना है, ठीक है। अब बताओ आज के इस सेशन में और किसी साथी को कोई डाउट हो, है ना। डाउट बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना है, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर रिप्लाई करें, हम उसका आंसर देंगे आपको, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है कि भाई हर पॉइंट है वो आपके क्लियर होना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने इस परिवार के सदस्य को, जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी साथी है वो इसका फ़ायदा ले सकें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको लेटेस्ट अपडेट और आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो जो चीज़ आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है वो सारी चीज़ कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।